हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। क्लास 7 की सोशल साइंस की बुक है। चैप्टर 1 को हम लोग कवर कर रहे हैं। ये है समानता। तो आइए हम लोग देखते हैं भारतीय लोकतंत्र में समानता ये क्या है। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। हमारा भारतीय संविधान जो है वो सभी व्यक्तियों को समान मानता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, ये किसी भी जाति, धर्म और शैक्षणिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे। यानी कि हमारा संविधान ये कहता है कि हमारे देश के व्यक्ति, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, या किसी भी जाति, धर्म और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद हम यह भी नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। ये तो हम सब देख ही रहे हैं, यह खत्म नहीं हुई है। लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित है। प्रथम है कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। हर व्यक्ति क्या है? वो समान है। इसका तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरियां करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना होगा। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश या जन्मस्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम स्त्री हैं और हमारे साथ ये क्राइम हुआ है तो हम उसे मानेंगे, और अगर पुरुष के साथ हुआ है तो हम नहीं मानेंगे। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, या किसी भी आप कैटेगरी में काम कर रहे हैं, चाहे वो बड़े ग्रेड के ऑफिसर हो या फिर एक घरेलू जो होममेड होती है वो हो, मतलब सबको जो है कानून में समान अधिकार दिया गया है, जो ज़रूरी भी है। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। ठीक है, हर व्यक्ति जो है सार्वजनिक स्थान, जैसे कि आप जानते हैं सार्वजनिक स्थान किसे कहते हैं, जैसे कि मंदिर हो गया, बैंक हो गया, अस्पताल हो गया, ये सब जगह जो है, बाजार हो गया, ये सार्वजनिक स्थान है और यहाँ पे जो है हर व्यक्ति जा सकता है, जिसमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित हैं। ठीक है, सब लोग जो है सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। एक समय ऐसा था जब लोगों को इन सब चीज़ों से अछूता रखा गया था, बहुत सारे जो है, लेकिन अब जो है ये कर दिया गया है कि कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग जो है हर व्यक्ति कर सकता है। चौथा है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। यानी अब आप भेदभाव को नहीं मान सकते हैं। अगर आप मानते हैं तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला, कानून के द्वारा, और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। यानी कि पहला तो कुछ कानून ऐसे बना दिए गए कि आपको वो मानना ही होगा। अगर आप नहीं मानते हैं, उस कानून का उल्लंघन करते हैं, तो आप पे कार्रवाई होगी। और दूसरा है कि जैसे सरकार ने बहुत सारे ऐसे योजना और कार्यक्रम बनाए हैं ताकि जो सुविधाहीन समाज है उनको मदद मिल सके, जिसमें आप जानते हैं कि आरक्षण भी आता है। इसके अलावा बहुत सारी सरकार की नीति है जो ऐसे लोगों के लिए बनाई गई है। ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने की अधिकार की रक्षा करते हैं। ठीक है, कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिसके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की है। ठीक है, ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले वह उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। ठीक है, तो अतीत में जिन लोगों को अवसर नहीं मिले हैं उन्हें जो है वो अधिक अवसर प्राप्त हो। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। आपको पता है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है की गई है सभी प्राथमिक विद्यालयों में। इस कार्यक्रम
के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी। मध्याह्न भोजन जो है ये योजना जो है सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य ने प्रारंभ की और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दे दिए थे। ठीक है, तो इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक उदाहरण हुए प्रभाव, जैसे कि दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लिया और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया, जो काफ़ी अच्छी बात थी ताकि वो शिक्षित बन सके। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाने के लिए घर जाते थे और वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है उनकी उपस्थिति जो है वो काफ़ी सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर के बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही मतलब अच्छी बात है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को भी कम करने में सहायता मिली है। जो जातिगत पूर्वाग्रह थे, भेदभाव थे कि हम उस जाति के साथ नहीं बैठ सकते, हम उस जाति के साथ नहीं खा सकते, ये काफ़ी इसमें जो है सहायता मिल गई है, क्योंकि स्कूल के सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को भी काम पर रखा गया है, ताकि ये जो छुआछूत है, ये जो हम लोग असमानता है, इसे दूर किया जा सके। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ठीक से भोजन नहीं कर पाते थे और उन्हें पढ़ाई करने खाली पेट आना पड़ता था, जिस कारण से वो पढ़ाई करते थे और कुछ ही समय में वो स्कूल छोड़कर चले जाते थे, जिससे बहुत समस्या आती थी, वो पढ़ नहीं पाते थे। तो इस कारण पढ़ाई पर जो है ध्यान केंद्रित नहीं हो पाते थे। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रमों ने निर्धन बच्चों को स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति को जो है वो बढ़ा दी है। ठीक है, प्रवेश को भी बढ़ा दिया और उपस्थिति को बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग है। यहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता व्यवहार किया जाता है। अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पे ये सब किया जा रहा है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहाँ उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है, जो बहुत ही गलत बात है। इसलिए क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अभी भी कानून बन जाने के बाद भी जो है अगर वहाँ पे अच्छे से कानून का नहीं पालन किया जा रहा है तो वहाँ भी भेदभाव देखने को मिल जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। बहुत सारी जगहों पे आप देखे होंगे कि अब दूसरे धर्म के लोग हो, चाहे डिसेबिलिटी वाले लोग हो, चाहे वो इकोनॉमिकल वीकर हो, चाहे वो महिला हो, तो बहुत ज़्यादा असमानता की जाती है। ये हम सब ने कहीं ना कहीं देखा है अपने आसपास, या हम सब में से बहुत लोग ऐसे हैं जो विक्टिम भी हैं इसके। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग ये विश्वास करने लगेंगे कि कोई भी कमतर नहीं है, हर व्यक्ति समान व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे, तो आइए हम जानते हैं। इससे पहले भी कोट यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कोट हम जानना चाह रहे हैं कि किसका है। ये देख सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी हैं। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नग्न है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को ये संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान और उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल अच्छी बात कही है, आत्मसम्मान तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आगे हम देखते हैं अन्य लोकतंत्रों के समानता के मुद्दे।
शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग, जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में जो है अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। 1950 में अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों के समान अधिकार दिलाने के लिए जो है आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस ये यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई घोड़ा आदमी बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। ये बहुत बड़ा भेदभाव का बात है। रोजा पार्क्स 1913 से 1905, यह एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, रोजा पार्क्स जो है वो 1913 से 2005, ये 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट पर एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया था। उस दिन उसके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया। बिल्कुल सही बात है कि वो घोड़ा है तो सिर्फ हम उसे सीट दें, और क्योंकि हम थके हुए हैं, हम गरीब हैं, और या हम काले हैं तो हमारे साथ असमानता हो, तो ये बहुत ही खराब बात है, ये हमें नहीं करना चाहिए। जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया, ठीक है, सिविल राइट मूवमेंट्स कहलाया। तो आप अच्छे से जान लीजिएगा, रोजा पार्क्स जो थी वो 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम के बाद लौटने के बाद जब उन्होंने घोड़े को सीट देने से इनकार कर दिया, तो इसी में अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ जो असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन आरंभ हुआ, जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाता है। 1964 के अधिकार अधिनियम में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया है। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा, जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने के ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थियों निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। आगे हम देखते हैं कि लोकतंत्र की चुनौती। आखिर लोकतंत्र में क्या क्या चुनौतियां हैं। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं माना जा सकता। हमेशा से ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप आगे पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या उन व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। तो आइए देखते हैं। ये कुछ अभ्यास प्रश्न है, इसे आप देख लीजिएगा और इसे हल करने का कोशिश अवश्य कीजिएगा। अध्याय 1 यहीं पे समाप्त हो गया है। तो अगले वीडियो में हम अध्याय 2 को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इस अभ्यास प्रश्न को एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा और ये वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।